Hey guys, what's up? So today we are going to discuss about how and when to start our NEET preparation. Guys, first and foremost thing जो किसी भी NEET एस्पिरेंट के मन में आता है वो यही आता है कि मुझे कब स्टार्ट करनी चाहिए प्रिपरेशन। जैसे ही वो क्लास 11th में जाते हैं बच्चे तो उनके माइंड में सबसे पहला ये क्वेश्चन होता है कि मुझे स्टार्ट कब करनी चाहिए तैयारी करना, राइट? सो लाइक लेट मी टेल यू समथिंग फ्रैंकली, अगर आप बात करो तो सबसे आइडियल टाइम प्रिपरेशन का तो क्लास 11th ही होता है, राइट? एंड दैट ऑल्सो नॉट इन द इनिशियल टाइम, इट इज समवेयर अराउंड यू कैन से ना अक्टूबर नवंबर के टाइम में हमें स्टार्टअप कर देनी चाहिए, एक तैयारी को एक फुल फ्लेज के तरीके से हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब नाउ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 दे मस्ट बी वंडरिंग कि मैम फिर हम 12th में अगर स्टार्ट करें तो बेटा मैं सिंपल सी बात एक बताना चाहूंगी कि अगर एक बच्चा क्लास 11th में स्टार्ट कर रहा है या 12th में स्टार्ट कर रहा है या उसने प्लान किया है कि वो यहाँ पे ईयर ड्रॉप लेगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम किसी भी चीज में नहीं है। यू कैन स्टार्ट एट योर ओन पेस। बस ध्यान रहे अगर एक स्टूडेंट क्लास 11th में स्टार्ट करेगा तो उसको थोड़ा टाइम ज्यादा मिलेगा क्योंकि नीट का सिलेबस इज वेरी मच वास्ट, राइट? तो एक वास्ट सिलेबस को हैंडल आउट करने के लिए आपको एक टाइम फ्रेम भी चाहिए जिसमें आप अच्छे से उसको हैंडल कर पाओगे। एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि क्लास 11th का ही मिड पार्ट आप रखें। अब मेनी ऑफ द स्टूडेंट मस्ट बी वंडरिंग मैम 11th के मिड पार्ट को क्यों बोल रहे हो? गाइस सी, जैसे आप क्लास 11th में जाते हो तो आपके लिए अपने आप साइंस स्ट्रीम ही एक यू कैन से ना कंप्लीटली वास्ट हो जाता है। आप सोच रहे होते हो कि क्या समझे कैसे समझे, लाइक दैट। एंड एट दैट पॉइंट इफ यू स्टार्ट डिगिंग आउट समथिंग, मतलब उसको इन डेप्थ स्टडी करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे लिए यू विल एंड आउट इन जीरो और डीमोटिवेटेड हो जाओगे। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कहीं ना कहीं एक बार अपने स्कूल के SA1 वगैरह के लिए रुक जाए और उसके बाद ही आप अपने आप को तैयार करने जाए और समवेयर अराउंड दैट टाइम ओनली, राइट? दैट इज समथिंग, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 12th में है, टाइम फ्रेम कम है, तो आप 12th के साथ उसको तैयार करने की कोशिश करें। आप 11th की चीजें मतलब ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या ऐसे अपने सेल्फ स्टडी का प्लान करें जहां पे आपको लगे कि वो 11th एंड 12th दोनों को लेके एक बैलेंस आउट होकर आपकी स्टडीज हो सकती है। ड्रॉपर्स के लिए तो टेंशन ही नहीं है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ सोच के वहां पे ड्रॉप लिया है। सबसे बड़ी बात है 11th एंड 12th आपने करा है और 11th एंड 12th में तुमने एक टाइम दिया है अपना बेसिक और अपना स्ट्रेंथ बिल्डअप करके एक अच्छे फाउंडेशन के साथ तुम आए हो। तो अगर फाउंडेशन तुम्हारे पास है तो वी कैन लाइक मूव ऑन, उस पर हम आगे काम कर सकते हैं। तो वो तो बहुत ही सही अप्रोच रहता है वैसे मेरे अकॉर्डिंगली। लेकिन ठीक है, ईयर ड्रॉप करना इज नॉट समथिंग लाइक यू कैन से ना कोई वाइज डिसीजन नहीं माना जाता है बहुत टाइम, क्योंकि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि नीट एग्जाम इन इटसेल्फ इज अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन मेहनत करते रहोगे तो कहीं ना कहीं तो सफलता मिलती है ना, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? सो चलें अब देखते हैं यहाँ पे बेटा कि टाइम तो हमें पता चल गया कि टाइम हमें क्या टाइम जोन है। कोई स्टडी पार्ट के लिए हमारे को एक फिक्स टाइम जोन होता है जब आप तैयारी करना शुरू करें। लेकिन फिर भी वी हैव द लाइक यू कैन से ना द बेस्ट ऑन टाइम, दैट इज इधर क्लास 11, आप 12th में भी प्रिपरेशन कर सकते हो और एज अ ड्रॉपर। ये 3 टाइम है जब आप प्रिपेयर आउट कर सकते हो। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इन माइंड ऑफ ईच एंड एवरी नीट एस्पिरेंट, दैट इज कि मैम स्टडी मटेरियल कौन सा यूज करें। सी गाइस, एंटायर मार्केट इज फ्लडेड विद स्टडी मटेरियल, हमें पता है। और वहीं पे अगर आप देखें तो बच्चे साथ साथ में ये भी उनका क्वेश्चन आ जाता है कि मैम हमें कौन से कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करने चाहिए, क्योंकि ये दो चीजें इतनी ज्यादा मार्केट में है कि हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है कि डिसाइड आउट करें कि हम कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। most oftenly students they start like falling into that trap कि चलो ठीक है यहाँ पे इनके होर्डिंग्स दिख रहे हैं, यहाँ गए तो यहाँ पे मतलब अच्छा लग रहा है ना? बेटा इंफ्रा एंड ऑल उस जगह को देखने आप नहीं जा रहे हो, राइट? आप क्या करने जा रहे हो? पढ़ाई करने जा रहे हो। और पढ़ाई कराने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एक अच्छे टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। सो लुक इन टू फ्यू पॉइंट्स। स्टडी मटेरियल की अगर हम बात करें बेटा तो उसमें भी आपको सीधा डायरेक्टली यू डोंट नीड टू रश बिहाइंड एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल एंड ऑल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट कि आप अपने आप को बिल्डअप करोगे विद एनसीईआरटी बुक। विद एनसीईआरटी बुक ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। एनसीईआरटी बुक, राइट? मतलब एनसीईआरटी बुक को तो समझ लो आप अपना बाइबल ही समझ लो। यहाँ पे मैं कुछ सब्जेक्ट्स के साथ तो इसको डायरेक्टली बाइबल की तरह ट्रीट करवा रही हूँ, एंड दैट इज योर केमिस्ट्री, बॉटनी, जू। लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन दिस थिंग कि अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे कि एंटायर आपके सिलेबस पार्ट में अगर देखें या आपके सब्जेक्ट पार्ट में देखें तो आपके पास क्या कैसे आ जाता है, क्या सब्जेक्ट रहेगा आप जिसमें आप नीट की प्रिपरेशन करने वाले हो। द सब्जेक्ट विल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओनली बायोलॉजी अब आप नहीं बोल सकते हो क्योंकि आपका सेग्रीगेशन हो चुका हुआ है इनटू बॉटनी एंड जूलॉजी।
तो ये आपके पास 4 पार्ट्स हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट डिवाइडेड रहेगा एंड ट्राई टू फॉलो आउट एनसीईआरटी बुक फर्स्ट ऑफ ऑल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। सो अगर एनसीईआरटी बुक हम फॉलो कर रहे हैं तो बच्चों का क्वेश्चन फिर यहाँ है कि बेटा यहाँ पे देखो फिजिक्स के लिए आपने एक बहुत टाइम क्वेश्चन बोला है कि फिजिक्स हमारे से एनसीईआरटी नहीं हो पाती। एनसीईआरटी नहीं हो रही है तो आप देखो कहीं पे जो हमारे को एक साइड बुक हो सकता है, अगर आप चाहें तो कुछ मैं यहाँ पे लिंक शेयर आउट भी कर दूंगी कुछ बुक्स आपके पास हो सकते हैं जिनको आप एक बार रीड आउट कर लो, उससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लो एंड आफ्टर दैट यू कैन अटेम्प्ट आउट क्वेश्चंस। लेकिन अटेम्प्ट करने में ध्यान रहे कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज करेंगे, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, राइट। आई विल जस्ट पिन पॉइंट वन थिंग, आप अगर अपने साथ एक नोटबुक पेन लेके नहीं बैठे हो तो प्लीज आप एक नोटबुक और एक पेन लेके आ जाए और वो लेके जरूर बैठे, क्योंकि माइंड विजन वॉज दैट्स वाई आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड आउट दैट पावर पॉइंट एंड एवरीथिंग, क्योंकि मेरा सोचना था कि आप यहाँ चीजों को देखें, सी दिस पार्ट एक रिटर्न फॉर्म में मुझे भी देखें और वही चीज आप भी यहाँ पे करने की कोशिश करें, राइट। तो मैं जो बातें बोल रही हूँ बेटा उसको जरा आप नोट डाउन जरूर करें, इससे आपको फायदा होगा। फिर एक आप ब्लेंडेड अप्रोच की तरफ एंटर करो जिसमें तुमने अपना भी कुछ इनपुट डाल दिया और एक तुम्हारे पास फाइनल अप्रोच हो जाएगा तुम्हारे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए। गॉट माई पॉइंट? ग्रेट। सो फिजिक्स के लिए आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, कोई भी एक साइड बुक, ठीक है। अब साइड बुक की बात करते हैं जिसमें इजी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज तुम्हारा इजी हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी हम नहीं कर सकते एक फैसिनेटिंग सा कुछ भी लेके नहीं बैठ जाओ, आप एचसी वर्मा लेके डायरेक्टली बैठने चले जाओगे। पहले मैंने क्या बोला कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी है तो कोई इजी स्टैंडर्ड के बुक हम लेते हैं जिनमें थोड़ा इजी लैंग्वेज में चीजें मेंशन है, आप ले। उसके बाद जरूर कोशिश करो सबसे पहले कि एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस करने की। एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस करने से तुम्हें कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाएगा कि हाउ आई हैव टू अप्रोच आउट, और साथ में एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। तो इसको एग्जांपल्स एंड बैक क्वेश्चन से ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन जाएगी। जब तुम्हारे को लगे कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ा एक स्ट्रेंथ हमारा बनता जा रहा है तो व्हाई नॉट एंटर आउट नाउ फॉर एमसीक्यूज। सो यू कैन इजिली गो आउट फॉर एमसीक्यूज और एमसीक्यूज को वहां पे तैयार कर सकते हो, राइट। वी विल बी डिस्कसिंग कौन कौन से चैप्टर्स कैसे क्या करने हैं, लेकिन यहाँ अभी देखिए पहले कि एमसीक्यूज के अंदर जाने से पहले आपका सब्जेक्टिव पार्ट स्ट्रांग होना ही चाहिए। सब्जेक्टिव स्ट्रांग नहीं होगा तो एमसीक्यूज में डायरेक्टली यू कैन नॉट एंटर, वो टिपिकल हो जाएगा तुम्हारे लिए। गॉट इट? दिस इज समथिंग। देन ऑन कम, तो इसका मतलब है एनसीईआरटी बैक करोगे, एनसीईआरटी बैक फॉर दिस वन, राइट, और बाकियों के लिए तो सब, ठीक है। सो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज करना और साथ के साथ आपको क्या करना है यहाँ पे एमसीक्यू। गॉट इट? केमिस्ट्री के लिए अगर हम बात करते हैं बेटा तो केमिस्ट्री में हम कैसे अपना अप्रोच कैसे लगाएं। सी गाइस, केमिस्ट्री में अगर हम बात करेंगे तो आप अपने नोटबुक में जरूर मेंशन करना कि हमारे पास ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। अब ये फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा, right? So now that chemistry has completely been divided into 3 domain, वो 3 domain में बट चुका है। The first one is your physical, then on is your organic and then is your inorganic. Got it? अब बात करते हैं पहले यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम्हारे लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, सबसे पहले आप वहां पे फिर वापस सेम थोड़ा सा फिजिक्स टाइप का अप्रोच इसको देना है, नॉट कंप्लीटली फिजिक्स, लेकिन ये फिजिक्स टाइप से अप्रोच करने की बात मैं कह रही हूँ, राइट। सो अप्रोचेबल कैसे रहेगा? अब आप देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में आपने एक थियरी किया, राइट। थियरी किया तो डायरेक्टली थियरी इज नॉट गोइंग टू वर्क इन ईच एंड एवरी चैप्टर, यू विल विटनेस आउट फ्यू चैप्टर। सबसे इनिशियली चैप्टर की बात करते हैं, क्योंकि मुझे जो सुन रहे हैं बच्चे वो जाहिर सी बात है कुछ 11th के होंगे, कुछ 12th के होंगे या कुछ ड्रॉपर्स होंगे, और 11th वाले बच्चों ने भी पहला चैप्टर तो देखा ही होगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, राइट। मतलब अगर मैं वहां बोलूं तो एक मूल कॉन्सेप्ट टॉपिक है। अब मूल कॉन्सेप्ट में आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करने के लिए यू डोंट नीड टू रीड आउट, ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं करना है, आपको वहां पे समझना होगा कि वो कहां से, वो टर्म कहां से आया है, एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट टर्म इज व्हाट, उस टर्म का मतलब क्या होता है एंड हाउ कैन बी फर्दर ऑन अप्लाई। इसका मतलब हुआ कि सेम जैसे हमने फिजिक्स में कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट दिया था सब्जेक्ट को, कि हमने वहां पे थ्योरी किया एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, देन ऑन वी स्टार्टेड इनटू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हमने पहले एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज किया जस्ट फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एंड देन ऑन वी एंटर्ड आउट इनटू एमसीक्यू सेट ऑफ क्वेश्चन। सेम वे आपको तैयार करना है केमिस्ट्री में, फिजिकल पार्ट में। केमिस्ट्री में आपको बता दूं यहाँ पे फिजिकल पार्ट में आपको यही काम करना है, मतलब यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बैक,
ठीक है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज कवर करनी है और साथ के साथ आपको ध्यान रखना है उसके बाद ही वी कैन एंटर आउट फॉर एमसीक्यू। अब एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज जब कर रहे हो उससे पहले कोशिश करना फिर एग्जाम्पल्स को भी कवर कर लेने का एनसीईआरटी बुक से, राइट ये तुम्हें अगर 11th के स्टूडेंट मुझे सुन रहे होंगे तो उन्हें ये फायदा देने वाला है कि आंसर प्रेजेंटेशन सही हो जाएगा उनका। और अगर एंट्रेंस की बात करें तो वहां तक आते आते स्टेप वाइज चीजें आपके माइंड में जब जाने लग जाती है ना तो बहुत हद तक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल विजन आपका क्लियर रहेगा टू द टॉपिक। यू विल नॉट कम अक्रॉस कि पता नहीं अब क्या करूं, बहुत डर लग रहा है, ये क्वेश्चन होगा या नहीं, माइट बी व्हाट, मतलब नथिंग, इस तरह से नहीं आप एंड आउट करो। तो इसलिए जरूरी रहेगा। अब देखिए इसमें क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप देखिए जैसे चैप्टर्स हर तरह के ट्रीटमेंट है यहाँ पे, आपको ऐसे भी थ्योरेटिकल चैप्टर्स मिलेंगे जैसे सरफेस केमिस्ट्री टाइप के चैप्टर्स, राइट, और आपको ऐसे भी चैप्टर्स मिलेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। तो इस तरह के चैप्टर्स में आपको कंप्लीटली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सो दैट्स व्हाई व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू इनिशियली एंटर आउट फॉर, यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए कि आपको कहीं भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इजीनेस के साथ एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी यहाँ पे भाई एनसीईआरटी बुक को मत छोड़ना, एनसीईआरटी बुक, इसके एग्जाम्पल और इसी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड देन ऑन एंटर फॉर एनी सेट ऑफ एमसीक्यूज, एक एमसीक्यूज की तरफ हम तब एंटर कर सकते हैं। ये तो हुई फिजिकल केमिस्ट्री की बात। लेट अस एंटर इनटू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो हमेशा ध्यान रखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एट अ सिंगल स्ट्रेच कवर करने की कोशिश करो, बिकॉज यू विल स्टार्ट विद जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट जो आपके क्लास 11th में है, और ये आप देख सकते हैं एंटायरली 6 चैप्टर्स टोटल हमारे पास ऑर्गेनिक में है, और आप उनको एक साथ कहीं ना कहीं मर्ज करके साथ में अगर करोगे तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। क्यों फायदा रहेगा वो देखो। देखो सबसे पहले तुम्हें अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो आप देखें ध्यान से, ऑर्गेनिक के अंदर अगर हम देखें तो एक जीओसी चैप्टर आता है क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर मान लो तुम्हें जीओसी तुम्हारे लिए बिल्कुल पक्का कर लिया तुमने तो तुम्हारे फायदे की चीज हो जाएगी कि अब आगे जो चैप्टर्स रहेंगे, इधर भी टॉक अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, इधर भी टॉक अबाउट अल्कोहल वाला चैप्टर, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, राइट, एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर, तो आप देखिए वहां पे, या फिर एमीन वाला चैप्टर, ये सारे चैप्टर्स आपके बड़े मजे में कवर अप हो जाएंगे। तो तुम ध्यान रखोगे यहाँ पे जीओसी करना ही करना है हमें, और जीओसी कर लिया तो उसमें आप एक टॉपिक के क्रॉस आओगे, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये टॉपिक के अक्रॉस आओगे और ये तुम्हें हेल्प आउट करने जा रहा है इन अंडरस्टैंडिंग फर्दर कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे हैंड में आ जाएगी। गॉट माय पॉइंट। तो ये 2 वर्ड कहीं पे मेंशन अभी कर लेना फॉर अ टाइम बीइंग, इनको हम डिटेल में देखते हैं वंस वी एंटर इनटू ईच एंड एवरी पार्ट इन सेग्रीगेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में सीधा हमें इतना काम करके चलना है, और याद रहे ऑर्गेनिक मतलब एनसीईआरटी बुक, ऑर्गेनिक मीन्स एनसीईआरटी बुक। तो एंटायरली अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक के अंदर आपको याद रखना है कि आपका सोर्स वहां पे क्या रहेगा, एनसीईआरटी बुक ही रहेगा, एनसीईआरटी बुक। और यहीं से निकल के आएंगे, वी विल एंटर इनटू इट, कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि बहुत सारे आपके नेम रिएक्शंस एंड ऑल और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये टॉपिक आपको कवर कर लेना है मेन टू मेन अगर बात करें फ्रॉम दिस एनसीईआरटी बुक, राइट। सो इसको करने के साथ यू विल कम अक्रॉस सारे रिएक्शंस, आपको मतलब फुल फ्लेज अपने आप को तैयार करो विद दिस बुक, एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑफ लाइक यू कैन से ना मच यूज टू यू। ये बहुत हद तक तुम्हारे को हेल्प करने वाला है। अब अगर बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, देखो मेन वेटेज तुम्हारा जो लेता है ना वो लेता है यहाँ पे ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वी डोंट नो ना। एग्जाम के लिए मैंने क्या आपको बताया कि एग्जाम इज समथिंग विच इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना होगा वहां पे, हमें यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज उनके सेग्रीगेशन वाइज एक स्ट्रैटेजी तो बनानी ही होगी। आर यू गेटिंग मी? सो यस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको स्टार्ट करना है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको अगेन ऑन एनसीईआरटी बुक, ठीक है। और साथ में क्या करना, अपने साथ में एक पीरियोडिक टेबल, अपने जहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करते हो स्टडी टेबल जहाँ रखा हुआ हो वहीं पे जाके एक पीरियोडिक टेबल जरूर लगा देना। इससे तुम्हें बहुत फायदा मिलने वाला है, सच बता रही हूँ, इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। इनऑर्गेनिक बड़े मजे में होगा क्योंकि पीरियोडिक ट्रेंड पता होगा ना, करना क्या है हमारे को। हाँ, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक, यही तो करोगे। तो इसका मतलब है तुम्हारे लिए बहुत हद तक फायदेमंद हो जाएगा इफ यू एंटर आउट इन दिस अप्रोच फॉर केमिस्ट्री। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे बायोलॉजी सेक्शन की, तो बायोलॉजी में मैंने आपको बता रखा है
बॉटनी एंड जू। अगर वन टाइम यू आर ओवर, याद रहे यहाँ पे बॉटनी एंड जू पार्ट एंटायरली कंप्लीटली विद एनसीईआरटी बुक। आपका काम रहेगा यहाँ पे एनसीईआरटी बुक पे बिल्कुल 200% फोकस कर देना। अब बच्चे सोच रहे होते हैं एनसीईआरटी बुक बोल रहे हैं मैम, इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली एंटर आउट करो, एनसीईआरटी बुक लर्न करो, मेमोराइज करो, हो गया। नहीं, उसको डायरेक्टली लर्न नहीं, एक एनालिटिकल वे में मैं आपको वो भी हेल्प आउट करूंगी, अपने कुछ वीडियोस आएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमें डिफरेंट, चाहे वो केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, उसमें कैसे पढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक, इन पे भी मैं वीडियो लाऊंगी और आपको वहां पे भी थोड़ा हेल्प आउट हो जाएगा कि हाउ टू स्टडी, हाउ टू रीड आउट दिस एनसीईआरटी बुक। इट इज नॉट लाइक यू आर जस्ट रीडिंग इट, यू आर जस्ट डूइंग इट, नो इट्स नॉट लाइक दैट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सो यहाँ देखिए बेटा, एनसीईआरटी बुक से आप क्या कर रहे हो, बॉटनी एंड जू वाला सेक्शन करने जा रहे हो इनिशियली। अब जैसे हमने फिजिक्स में किया था, सब कुछ करने के बाद लास्ट में एमसीक्यू, तो सेम वे में केमिस्ट्री में भी हमें क्या करना है, एमसीक्यू। एंड वैसे ही हमें यहाँ पे बायोलॉजी सेक्शन दैट इज बॉटनी जो 2 पार्ट में बट चुका है, उसमें भी हमें क्या करना है, यहाँ पे एमसीक्यू के क्वेश्चंस करने हैं। तो ये तो हो गई छोटी सी बात। स्टडी मटेरियल के फॉर्म में अगर बोले तो एक छोटे मतलब क्रिस्प फॉर्म में मैं बताऊं तो यहाँ बोल सकते हैं कि फिजिक्स के लिए आपको कोई भी एक इजी लैंग्वेज के लिए बुक, मतलब जिसमें इजी लैंग्वेज में थिंग्स आर कंप्लीटली रिलेटेड, तो वो आप बुक ले सकते हो। नॉर्मली प्रदीप वगैरह को भी एक बार रीड आउट कर सकते हो फॉर बिगिनर्स आई एम नॉट सेइंग, क्योंकि डायरेक्टली यू कैन नॉट अप्रोच आउट फॉर एच वर्मा टाइप ऑफ बुक, राइट। सो वहां आप बिगिनर्स के लिए आप स्टार्टअप कर सकते हो, देन ऑन यू कैन एंटर आउट इनटू क्वेश्चंस। वहां पे आप एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन करने के साथ आपको वहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आनी शुरू होगी, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद वी कैन एंटर आउट इनटू सम वास्ट सेट ऑफ बुक्स। वहां पे वास्ट सेट ऑफ बुक, जो सारे लिंक आपको मैं शेयर आउट कर देती हूँ, तो उन सेट ऑफ बुक्स के अंदर आप एंटर कर जाएंगे। Once you are done, you can go out for MCQs, सॉल्व करना शुरू कर देना। एक हिट एंड ट्राई टारगेट रखो कि मेरे को मान लो 30 क्वेश्चंस करना है तो 30 क्वेश्चन डेली करने हैं। एटलीस्ट 7 डेज होते हैं वीक में, तो 5 डेज तो मुझे करने ही करने हैं उतने क्वेश्चंस, राइट। तो तब तक तभी जाके ये वर्क करेगा। ये सारे तरीके जो है ना तभी वर्क करते हैं। केमिस्ट्री में बात करें तो मैंने आपको स्टडी मटेरियल के फॉर्म में बोला है एनसीईआरटी बुक। मतलब एनसीईआरटी बुक है समथिंग जो आप इग्नोर नहीं कर सकते फॉर केमिस्ट्री, बॉटनी, जू। इट मीन्स वहाँ केमिस्ट्री के लिए तो ठीक है, वहाँ केमिस्ट्री मेंशन रहेगा, ये बॉटनी जू अलग अलग वहाँ नहीं होगा, दैट इज बायोलॉजी। तो आप देखिए एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक आपको सबसे पहले कवर करनी है। केम बायो में तो बिल्कुल ही एनसीईआरटी से स्टिक करके रखो, कंप्लीट सारे कॉन्सेप्ट हो जाएं, उसके बाद ही वी नीड टू एंटर आउट इनटू सम अदर सोर्स। अदरवाइज जस्ट उसी के ऊपर वहीं रहें, आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं। इट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। Got it? So this is all about the study material choice for a beginner जो अपने आप को तैयार कर सकता है at initial level. Now thing is that second part is your mentorship. अगर हम एक mentorship की बात करें कि अब अपने आप को mentorize तो करना पड़ेगा, क्योंकि you can start studying, लेकिन अब क्लास 11th है या 12th में भी है या ड्रॉप भी कर रहे हैं, तो you need someone to guide you out कि किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को रख सकते हो, right? So you must join some coaching institute for this purpose. I am not saying कि I am promoting some coaching institute, बस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वहाँ पे एक टाइम फ्रेम आपका हो जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप बाइंड अप होके हो जाते हो, और वहाँ पे थिंग्स आर लाइक अगेन ऑन, मतलब रिवाइज ऑफ करवा रहे होते हैं, तो बहुत हद तक ईजी हो जाती है हमारे लिए चीज़ें अगर देखी जाए तो। इन लाइक लॉन्ग रन दैट विल बी फ्रूटफुल, क्योंकि अभी मैंने खुद भी देखा है या मैंने भी यहाँ पे क्रिएट किया है, तो मैं आपको बोलूँ यूट्यूब चैनल्स कंप्लीटली फ्लडेड हैं और बहुत सारे फ्री कंटेंट हर जगह अवेलेबल है, लेकिन वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, शुरू में आपको भी लगेगा कि मैं बहुत आसानी से वहाँ पे समझ लूँ, लेकिन बाद में धीरे धीरे लाइक लेजीनेस विल स्टार्ट, बिकॉज यू कैन नॉट स्टिक टू द रूटीन। जो हम सोच के चलते हैं एक रूटीन में स्टिक करके चलेंगे, वो स्टिक हम नहीं कर पाते हैं, एंड वी विल एंड आउट विद सर्टन टाइप ऑफ, यू कैन से ना कि अब पता नहीं मुझसे होगा भी या नहीं होगा टाइप। तो इसीलिए ज़रूरी है कि कोई आपको डेली, मतलब एक मोटिवेशन में रखे, डेली आपका पाथ सेट करे, इसमें ज़रूर एंटर करें। अब इसमें मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। बात क्या है मेरी कि इसमें सीधा ना बिग ब्रांड सोच के मत चले जाओ कहीं पे, क्योंकि लाइक कोई गया है वहाँ पे या किसी की होल्डिंग बड़ी सी दिख रही है या टीवी में ऐड आ रहा है तो उस अकॉर्डिंगली जा रहे हो, तो लाइक अगेन ऑन वापस से आप 2-4-6 महीने बाद वापस इधर उधर आके स्टिक करोगे, और इधर यू विल जस्ट ड्रॉप डाउन योर आइडिया कि मैं नीट तैयारी कर ही नहीं सकता। आई हैव विटनेस स्टूडेंट्स जिन्होंने ऐसा कुछ किया है, इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि आप देखो
कोचिंग या टीचर कोचिंग नहीं पढ़ा रहे होते हैं, टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, राइट। और जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो जस्ट रश बिहाइंड गुड टीचर्स, अच्छे टीचर्स के पीछे जाओ, आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है वहां पे कोई ब्रांड में। टीचिंग इज समथिंग ना बेटा, अगर देखिए एक बहुत ही सिद्धि वाली चीज होती है, एक योग होता है, पढ़ाना एक योग है और पढ़ना भी एक योग है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप देखो एक टाइम से चलता आ रहा है गुरुकुल टाइप ऑफ परंपरा एंड ऑल, मतलब वो लोग वहां पे पेड़ के नीचे भी मतलब लोग पढ़ाई कर सकते थे। तो वाई यू आर रशिंग बिहाइंड कि वहां पे इंफ्रा कैसा है, वहां एंटर किया तो मतलब गार्ड अंकल थे, गार्ड भैया थे, ये सब चीजें ना सोचें। आपके लिए जरूरी वहां पे क्या है, आपके टीचर, आपका स्टडी मटेरियल, आपका डाउट सॉल्विंग हो रहा है या नहीं, आपका अटेंशन, 1-to-1 टाइप अटेंशन आपके ऊपर दिया जा रहा है या नहीं, डू दे नो योर नेम और नॉट, वो भी बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट रश बिहाइंड इट। एक बार चले गए, बैठे हुए हैं, हमें कोई देख ही नहीं रहा, बेटा मुझे भी कोई नहीं देखेगा ना तो मैं भी काम करना बंद कर दूंगी। तो आप ही हो, आपने तो अभी बिगिन किया है। तो ये छोटी सी चीज मेरी जरूर से याद रखें कि यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ बिग ब्रांड या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट और पर्टिकुलरली माई ओन कोचिंग इंस्टीट्यूट आई एम प्रोमोटिंग, नो नेवर। आई एम जस्ट सेइंग कि आपको कहीं ज्वाइन कर लेना चाहिए, इससे आपको फायदा मिलेगा कि आप टाइम फ्रेम के साथ वर्कआउट करना सीख जाओगे। यू कैन लाइक स्टिक टू सम ऑनलाइन क्लास ऑल्सो, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में भी आप स्टिक कर सकते हो, बट लुक फॉरवर्ड फॉर इट कि उनमें भी बैच स्ट्रेंथ थोड़ी नॉर्मल होनी चाहिए, टीचर के साथ आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो पा रहा है या नहीं, ये छोटी छोटी चीजें देख ले वहां पे। सीधा ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आप चले गए वहां पे बहुत मिनिमम के चक्कर में फीस वगैरह पे कर दिया एंड आफ्टर दैट यू आर लेफ्ट विद नथिंग। फिर वापस 2 महीने बाद मैम रूटीन ही नहीं पता चल रहा है, टाइम टेबल ही नहीं पता चल रहा है, मैं कभी जाता है, कभी इंटरनेट चला गया, कभी वो चला गया। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, राइट क्योंकि अभी तो ठीक है, लाइक एक्चुअली आई एम मेकिंग दिस वीडियो एट द टाइम ऑफ दिस कोविड ब्रेकडाउन, तो आप देखिए अभी तो ठीक है, मतलब कुछ नहीं से कुछ तो सही वाली बात है। लेकिन व्हेन थिंग्स विल बी नॉर्मल ना, तो अगेन ऑन यू गाइस नीड समवन, अपने सामने लोग चाहिए। वी कैन नॉट थिंक अबाउट एवरीवन एवरीवेयर इन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म, राइट। कुछ चीजें हैं जिसमें वर्चुअल से सिर्फ काम नहीं हो सकता, तो वहां हमें रियल की तरफ बढ़ना ही होगा। तो ये ध्यान रखें बेटा, एनी कोचिंग, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए मैंने इसीलिए वर्ड यूज किया आपको, या आप चाहे ना तो किसी ट्यूटर को एक मेंटोर के फॉर्म में आप रख सकते हो और उनसे भी आप गाइडेंस सीख कर सकते हो, ये भी आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है अगर एक अच्छा मेंटोर आपको मिल रहा है तो ये वो हमेशा आपको गाइड करते रहेंगे कि कैसे आपको अपने प्लान को वापस से लाइक उसी स्ट्रैटेजी पे फॉलो अप करना है, आपको किस तरह से मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि बहुत सारे टूल्स होते हैं सिलेक्शन की तरफ ले जाने के लिए। गॉट इट। तो अपनी तैयारी करते वक्त ये 2 चीज तो बहुत ही अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट इज योर मॉक टेस्ट पेपर्स। अब मॉक टेस्ट पेपर्स क्या होते हैं, देखो बेटा मैंने ना यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा स्टार मार्क करके लिखा है, टेस्ट पेपर ट्रेंड आपको जरूर देखना चाहिए। इफ यू आर स्टार्टिंग ऑफ फॉर योर प्रिपरेशन तो एक बार जरूर देखो कि टेस्ट पेपर ट्रेंड कैसा रहा है। ये लास्ट 10 ईयर का टेस्ट पेपर एटलीस्ट, आई हैव सीन बुक्स लाइक 32 ईयर। पता नहीं बाबा आदम के जमाने का टेस्ट पेपर लेके क्या करोगे, अब तो तुम्हें अपने टाइम का चाहिए ना। बहुत ही प्रिसाइजली अगर बोलूं तो 5 ईयर का टेस्ट पेपर विल ऑल्सो वर्क। आपको देखना है वहां पे टेस्ट पेपर का ट्रेंड क्या है, क्वेश्चन के एक जोन होते हैं बेटा, अगर उसको बहुत अच्छे से मतलब नोटिस आउट किया जाए और ये काम आपको ये कर सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से ये नोटिस आउट कर लेते हैं वहां पे कि कहाँ पे टेस्ट पेपर ट्रेंड क्या चल रहा है, किस जोन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंगली आप अपने आप को तैयार करना शुरू करते हैं, राइट। तो मतलब टेस्ट पेपर ट्रेंड देखना और 10 ईयर का टेस्ट पेपर तो एक बार जरूर देखें, देन ऑन ओनली गो आउट, क्योंकि आपने पढ़ाई कर लिया है, आपने एक मेंटोर ढूंढ लिया है, अब आपका काम है यहाँ पे टेस्ट पेपर, क्योंकि टेस्टिंग भी तो करोगे ना अपना कि किस तरह से तुमने तैयार किया है खुद को। तो तैयार करने से पहले आप देखिए यहाँ पे कि तैयार तो करके बैठ गए, अब क्या है टेस्टिंग। अब मुझे क्या पता टेस्ट कहाँ से आएगा, टेस्ट पेपर कहाँ से आएगा। अगर हमने इसको सेल्फ फॉर्म में, सेल्फ प्लेटफॉर्म अगर यूज कर रहे हो तो वहां तुम्हें टिपिकल लगेगा, अगर तुमने ये सब टाइप के प्लेटफॉर्म यूज कर लिए हैं तो तुम्हारे लिए टिपिकल नहीं है। यू गाइस कैन एंटर आउट फॉर इट, वहां आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे कुछ ऐसे मॉक टेस्ट पेपर या सेल्फ टेस्ट टाइप के मिलेंगे, उनको आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को करते रहने हैं, क्योंकि आप देखिए वहां पे टेस्ट जैसे देना शुरू करोगे सो यू विल ऑमिट आउट। वहां पे आप देखिए वहां पे कुछ ना कुछ आप गलतियां करेंगे, उसको वापस से देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी आई हैव ऑलरेडी मेंशन इट, वर्क ऑन स्कोर, इट्स नॉट अबाउट योर स्कोर। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या किसी मेंटोर के सामने तुम्हारा स्कोर ज्यादा मायने नहीं रखता है।
द थिंग विच लाइक इज देयर ना, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज समथिंग यू कैन से कि यू नीड टू वर्क ऑन दैट स्कोर. इट मीन्स यू नीड टू हैव कंप्लीट एनालिसिस. एक मिरर आया है, मान लो तुमने 15 डेज पढ़ाई करी, तो 15 डेज के बाद तुम्हें एक मिरर दिया है तुम्हारे टेस्ट ने. अब उस मिरर में अपने आप को, अब आईने के सामने रहते हो तो बिल्कुल ऐसे ऐसे करके देखते हो ना, बस वही काम तो करना है हमें. मतलब अपने आप को मिरर के सामने देख रहे हैं तो एनालिसिस करो ना, पेपर को हर तरीके से एक्सरे कर दो, उसका स्कैन कर दो, बिल्कुल, है ना. तो मतलब उस आंसर शीट को जो तुमने वहां पे टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया था, उसको अच्छे से एक बार एनालिसिस कर लो. एनालिसिस करने के बाद तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा पॉजिटिव जोन क्या है, तुम्हारा नेगेटिव जोन क्या है. नेगेटिव जोन आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स, कि अभी भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उसको वापस रिवाइज करने में जाओ. आर यू गेटिंग मी? तो ये रिवीजन फॉर्म तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि रिवीजन के बिना तो ऐसे भी हमारा काम हो नहीं सकता है. ठीक है, इफ यू आर प्लानिंग फॉर सच कुछ इतना बड़ा सा कुछ लाइक वास्ट सिलेबस एंड आफ्टर दैट यू आर थिंकिंग कि मैं बस पढ़ूं और हो जाए, सो नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा. सी गाइस, मतलब अभी भी 16-17 लाख लोग बैठ रहे हैं पेपर के लिए. ये देख के टेंशन होती है, लेकिन ध्यान रहे इसमें से 4 लाख और 3 लाख ही बच्चे जो होते हैं वो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे होते हैं. सीरियसली प्रिपेयर करने का मतलब होता है कि जिनके पास, अगर आप देखें, सो देयर इज पैशन, देयर इज डेडिकेशन एंड देयर इज हार्ड वर्क अलोंग विद स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी के साथ साथ उनके पास पैशन होगा, डेडिकेशन होगा और हार्ड वर्क होगा. ये तीनों चीज स्ट्रैटेजी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा. स्ट्रैटेजी के ही अंदर तुम्हारा ये भी आता है कि तुमने स्टडी मटेरियल कैसे ढूंढा, तुमने मेंटोर क्या रखा है अपना, राइट. सो तुमने टेस्ट पेपर्स वगैरह के साथ क्या किया. टेस्ट पेपर्स को बताओ, टेस्ट देके आ गए, बहुत थक गए हैं. अरे थकना नहीं है, यू डोंट नीड टू बी टायर्ड एनफ. इतना बड़ा काम करके नहीं आया, टेस्ट ही दिया था. टेस्ट देना वाज नॉट योर लाइक बिग जॉब. अब तुम्हें जो बड़ा काम जो करना है ना, वो ये काम करना है तुम्हें कि यहाँ पे स्कोर की एनालिसिस करनी है. और स्कोर की एनालिसिस करने के बाद व्हाट यू गाइस नीड टू डू, हर बार टेस्ट नंबर 1 मेंशन करोगे. वहां पे आपके लिए मेंशन करना बहुत जरूरी है कि मान लो टेस्ट नंबर 1 था, तो उसके अंदर मेरे पॉजिटिव, मतलब कि जो मार्क्स मैंने गेन किया है, वहां पे क्वेश्चंस कितने करेक्ट हुए हैं, कितने मेरे नेगेटिव चले गए हैं और कितना मेरा यहाँ पे अनअटेम्प्टेड. ये आपको मिल भी जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट से, फिर भी आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट नेगेटिव. अब हर एग्जाम जैसे जैसे टेस्ट देते जाओगे ना, तो हर टेस्ट वाइज अपने आप को वहां पे नॉर्मलाइज करो, अपने नेगेटिव पे वर्क करना शुरू करो. नेगेटिव पे वर्क करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बेटर रहेगा. बहुत हद तक यू गाइज विल एंटर इनटू दैट पॉजिटिव वाला जोन. पॉजिटिव वाले जोन में एंटर करना विल बी बहुत ईजियर पार्ट, राइट. गॉट इट. तो ये तो छोटा सा पार्ट मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि आपको इनिशियली कैसे तैयार करना चाहिए, मतलब अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में जो इनिशियल टूल्स होते हैं वो क्या क्या यूज करना चाहिए. होप यू फाउंड आउट. ये तुम्हें बिल्कुल सही लगा होगा, समझ में भी आया होगा. तो मैं जरा सा आपको बता दूं वापस से एक रिकैप देखिए कि मैंने अभी क्या 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 बताया है. तो आप देखिए, मैंने आपको बताया बेटा, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी के साथ पैशन, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू क्रैक नीट. नीट अगर क्रैक करना है तो इसके लिए ये सारी चीजें का एक मिक्सचर बन के आपको इवॉल्व होना होगा. यू डोंट नीड टू बी, मतलब ठीक है स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, बस मेहनत ही नहीं करे, दिन रात स्ट्रैटेजी बनाने में लगे हो, तो ये ना करें, राइट. तो आपको ये सब कुछ का एक ब्लेंडेड फॉर्म बनना होगा फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, राइट. अब मैंने जैसे आपको बताया कि स्टडी मटेरियल्स और मेंटोर, इन दोनों के लिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं. तो स्टडी मटेरियल के फॉर्म में जस्ट स्टार्ट गाइस विद योर एनसीईआरटी बुक. आपको एंटर करना है एनसीईआरटी बुक के साथ. वंस यू आर डन विद इट, आप उसके बैक एक्सरसाइजेस करेंगे. बेसिकली आई एम सेइंग फॉर फिजिक्स एंड केम, फिजिक्स एंड केम के लिए आप उसके बैक एक्सरसाइजेस को मैंडेटरी रख लो कि मैंडेटरीली करोगे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस. और बैक एक्सरसाइजेस के बाद आपका काम होगा, फिर आप एंटर करो फॉर एमसीक्यूज. और एमसीक्यूज के लिए भी मैंने आपको बताया कि वी कैन एंटर आउट, जैसे एमटीजी बुक के भी आते हैं, फिंगर टिप्स पे भी आप यूज कर सकते हो वहां पे, या किसी इंस्टीट्यूट से आपका पर्टिकुलर एक स्टडी मटेरियल हो तो उस पैकेज को रख के अपने पास, उससे भी आप काम कर सकते हो, एमसीक्यूज ड्रॉ आउट कर सकते हो. दैट इज समथिंग व्हाट वी कैन डू एट आवर लेवल, राइट. तो ये काम आप बहुत आराम से कर सकते हैं और ईजी भी रहेगा आपके लिए, राइट. सो फिजिक्स केम में तो आप समझ गए. यहाँ पे बॉटनी जू में आपको बायोलॉजी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है फॉर नीट प्रिपरेशन. उसमें बिल्कुल बाइबल की तरह ट्रीट करना है एंटायर एक एक वर्ड को. एक एक वर्ड आपके लिए बाइबल का, मतलब कह सकते हो, या कह सकते हो गीता बोलो, कुरान बोलो, वॉट एवर, मतलब या कुछ भी बोल दो,
मतलब आप समझ लो वो हमारे लिए एक ग्रंथ है, मतलब हमारी जिंदगी है, वैसे सोच के चलो। अगर नीट में तुमने अपनी जिंदगी ढूंढ ली है तो इसका मतलब है एनसीईआरटी में भी अपनी जिंदगी ढूंढ ही लो इस बार, है ना। तो ये छोटा सा काम आपको यहाँ पे कर लेना है। गॉट इट। ये करते के साथ लास्ट पार्ट इज और यहाँ पे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में आपको टारगेट करना है कि डेली आपका एक टारगेट होना चाहिए 30 to 30 क्वेश्चन, 50 to 50 क्वेश्चन, लेकिन हर पार्ट से 30 30 30। आप खुद बताओ, अगर हम यहाँ पे एंटर आउट करते हैं 120 क्वेश्चंस डेली, 120 क्वेश्चन कंप्लीटली नहीं भी कर पाए, 100 भी क्वेश्चन कर गए, तो इन अ ईयर आप कितना कुछ कर रुक चुके होगे आप सोच भी नहीं सकते हो, राइट। तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हैंड में आ जाएंगे। और एग्जाम में क्वेश्चंस कहीं ऐसा नहीं है मतलब किसी और ब्रह्मांड के बाहर से आता है भाई, है ना। एग्जामिनर इज ऑल्सो, जो आपका टेस्ट पेपर सेट कर रहे हैं, जो एग्जाम ले रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, या जो आपको बताने वाले हम जैसे लोग हैं, हम सब इंसान ही होते हैं, राइट। तो इसका मतलब, और इंसान से ही हम बात भी कर रहे हैं, तो मतलब आप बिल्कुल अच्छे से इसको हिट एंड ट्रायल फॉर्म में नहीं यूज करोगे, बिल्कुल श्योर शॉर्ट तरीके से यूज कर लेना, राइट। What I told you about mentorship कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को ब्रांड प्रमोट मैंने नहीं किया है, ना अपना ब्रांड प्रमोट ना किसी और का। What I told you कि बस आपको एक स्टिक करके, रूटीन के साथ स्टिक करके हेल्प करते हैं वो चलने में, इसीलिए that's why you need to join somewhere। ये काम जरूर कर लें। अगर थोड़ा आप मतलब लाइक यू कैन से ना थोड़े स्टिक करके रह सकते हो रूटीन के साथ, तो ऑनलाइन क्लासेस कैन ऑल्सो बी लाइक यूजफुल स्टफ। या फिर लास्टली यू हैव द ऑप्शन किसी मेंटोर को उनके सामने हाथ जोड़ लो कि भाई आप ही हमारे सब कुछ हो, अब हमारी मेंटरशिप प्रोवाइड करते रहो, राइट। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा, राइट। गॉट इट। सो नेक्स्ट ऑन, मैंने आपको बताया बेटा यहाँ पे कि टेस्ट पेपर्स, क्योंकि अब जब क्वेश्चंस कर रहे हो, स्टडी मटेरियल ढूंढ ही लिया था, क्वेश्चन उससे निकाल ही लिया है, मेंटोर तुम्हारा तैयार हो ही गया हुआ है, तो अब क्या करना चाहिए, टेस्ट भी तो होना चाहिए। अब टेस्ट देने के बाद बच्चे दुखी नहीं होना है तुम्हें, क्योंकि वहां से तुम्हें ड्रॉ आउट करना है, अपने स्कोर की एनालिसिस करनी है। स्कोर की एनालिसिस, स्कोर देख के खुश नहीं होना है टॉप कर गया कोचिंग इंस्टीट्यूट में, नो। सिर्फ उसी पे बात नहीं बनेगी ना, वहां पे हमारे को देखना होगा, ध्यान देना होगा कि हमने उसके नेगेटिव मार्किंग वाले स्टफ को देखा है, जो जो टॉपिक गलत हो गए उनको वापस से करने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रहे इन सब चीजों में कि आपका डाउट सॉल्व जरूर होना चाहिए। ऐसी ही मेंटोरशिप आप लेना जहां पे आपका डाउट सॉल्व करना मस्ट बी इजियर, आपको अप्रोचेबल हो आपका टीचर, ऐसी मेंटोरशिप ही लेना। किसी भी जगह जाके मत स्टिक कर जाना। दैट इज समथिंग व्हाट आई वांटेड टू से। सो गुड लक गाइस, ये तुम लोगों के लिए है गुड लक वाला ऐसा। और अब आप लोग अच्छे से तैयार करोगे, फिर मुझे नेक्स्ट ऑन मैसेज आउट करना है, या जैसे आप मेल कर देते हो मुझे, तो फिर नए टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।